लाइट किस फॉर्मेट में होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी गई। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि लाइट का फॉर्म क्या होता है, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में है या फिर वेव के फॉर्म में है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी आई वो न्यूटन की थ्योरी आई, और इस थ्योरी को बोलते हैं न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी। ये 1675 में थ्योरी आई। तो न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया कि जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में होता है, वो पार्टिकल बड़े छोटे होते हैं, उसके अंदर कुछ उनके नेचर होते हैं कि वो रिजिड होना चाहिए और उसका मास या तो रेस्ट मास जीरो होना चाहिए या फिर बहुत ही लाइट उसका मास होना चाहिए, साइज में बड़े छोटे होते हैं और इलास्टिक नेचर के होते हैं। तो जो लाइट का पार्टिकल है उसके अंदर ये पूरी सारी खूबी होती है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो भी पार्टिकल्स हैं, राइट, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, टाइनी साइज के होंगे, स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि जो करपस्कल पार्टिकल्स हैं जिसको हम लाइट कह रहे हैं, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है ना वो चेंज हो जाती है। और उन्होंने उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि जो डेंसर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और जो रेयरर मीडियम होता है उसमें लाइट की स्पीड कम होती है। जबकि लेटर ऑन यहाँ पे पता चला कि उल्टी बात है कि रेयरर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है एंड डेंसर में लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक है। उन्होंने ये बात भी बताया कि जो करपस्कल पार्टिकल्स होते हैं ना वो विजन के लिए एक सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोई भी लाइट आई, करपस्कल पार्टिकल आंखों में पड़ा, उसने एब्जॉर्व किया और उससे जो हीट मिल रही है उससे उनको सेंसेशन मिलती है। तो ये वाला पॉइंट भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने बताया कि भाई मान लो उनसे पूछा गया कि ये बताइए जो करपस्कल पार्टिकल्स होते हैं वो हर एक कलर के लिए सेम होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर लाइट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ तो जो उनके साइजेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट साइज के करपस्कल पार्टिकल्स होते हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी कहते हैं। ठीक है। फिर इस थ्योरी में क्या अचीवमेंट उन्होंने को मिला। ठीक है। पहली अचीवमेंट ये मिली कि उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है ना वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के तरीके से मूव करती है, रेक्टिलिनियर फॉर्म में मूव करता है। ठीक है। जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और इसी से शैडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। किसी आदमी का शैडो लाइट की स्ट्रेट लाइन चलने की वजह से होता है। दूसरा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उन्होंने प्रूव कर दिया। उन्होंने बताया कि जैसे मान लो ऐसा एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर अगर कोई करपस्कल पार्टिकल्स आएगा तो ये बाउंस बैक करेगा क्योंकि वो इलास्टिक नेचर का होता है। तो इलास्टिक नेचर का है तो जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस जाएगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं से कैलकुलेट होकर के आता है कि जितने एंगल पे आया एंड उतने एंगल पे बाहर चला गया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने उस थ्योरी के बेसिस पे रिफ्रैक्शन वाले लॉ को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं वो क्या होते हैं उसको उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए ये एक मीडियम है और यहाँ से करपस्कुलर पार्टिकल्स आ रहे हैं। जब ये जो करपस्कुलर पार्टिकल्स हैं किसी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में अगर जा रहे होते हैं तो डेंसर मीडियम में बहुत सारा क्लाउड होता है मटेरियल का। ठीक है। तो ये जो भी क्लाउड्स हैं वो करपस्कल पार्टिकल को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। ठीक है। और जब ये अपनी ओर खींच रहे होते हैं तो अगर ये लाइट अगर सीधी जानी चाहिए तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसके अंदर बेंडिंग हो जाती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और इसी को हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं कि किसी भी लाइट का मतलब किसी भी लाइट का एक इंटरमीडिएट कंडीशन पे उसके डायरेक्शन से बेंड हो जाने की प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कह रहे होते हैं। तो रिफ्रैक्शन को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। एंड लास्ट पॉइंट उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी को भी एक्सप्लेन किया। जैसे बोला कि जितने भी करपस्कल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एनर्जी होती है और जब किसी बॉडी के ऊपर वो इंसिडेंट करते हैं तो वो एनर्जी उनको फील होता है। ठीक है। जिसकी वजह से लोगों को चीज़ें दिखाई भी देती है। तो ये बात भी उन्होंने बताया कि करपस्कल पार्टिकल के पास एनर्जी भी होती है। राइट। अब हम ये डिस्कशन करते हैं कि जो न्यूटन की करपस्कुलर थ्योरी है वो किन किन चीज़ों में फेल हो गई है ना, क्या फेल किया। राइट। तो इसमें से कई पैरामीटर्स हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इसको इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये वेव थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन होता है। राइट। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आया जब 1850 में फोकाल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात प्रूव कर दिया कि जो लाइट की स्पीड होती है वो रेयरर में ज़्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। बट न्यूटन की जो करपस्कुलर थ्योरी है जो कि 1675 के आसपास में आया, उन्होंने बोला कि लाइट की स्पीड डेंसर में ज़्यादा होती है, रेयरर में कम होती है। ये बात ही पूरी पलट गई। राइट। बट इन सबको प्रूव करने में काफ़ी टाइम लग गया। बट ये जो इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन है ये वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन हो पाया। तो इस तरीके से जो न्यूटन करपस्कुलर थ्योरी है वो फेल हो जाती है। बहुत सारे फिनोमेना है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी। राइट। तो रिफ्लेक्शन कर दिया था,
रिफ्रैक्शन का भी एक्सप्लेनेशन हो गया था, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कर दिया था, बट डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, और ये एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो कि हम आके इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज, ठीक है, तो जो डेंसर मीडियम है उसमें क्या होती है कर्पस्कुलर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेट इज ग्रेटर देन इन अ रेयर मीडियम, है ना। तो ये एक्चुअली उन्होंने गलत बताया था, बट उस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है रेयर मीडियम के कंपेयर में, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे ही वेव थ्योरी सॉरी न्यूटन्स की कर्पस्कुलर थ्योरी गलत प्रूफ हो गई, उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था हाइजन, ठीक है। तो जो हाइजन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी एक वेव थ्योरी दी, और ये वेव थ्योरी 1678 में आई, मतलब 1675 एंड 1678 ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो पैरेलल में इनकी थ्योरी आ रही थी, राइट। तो न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी कर्पस्कुलर के लिए, हाइजन ने अपनी एक थ्योरी दी, दैट इज अ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी ने इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है ना, वो एक तरीके की मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है। उन्होंने पूरा, है ना, सिनेरियो ही चेंज कर दिया, ठीक है। और उन्होंने बोला लाइट एक तरीके का मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। अब जब मैकेनिकल वेव होगा तो लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि भाई ऐसा ऐसा बात है कि जब लाइट सन से अर्थ के पास में आता है, तो वहाँ पे तो एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी ना, मतलब सन से अर्थ पे लाइट कैसे आएगा अगर मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव कौन कौन से होते हैं, जैसे स्ट्रिंग वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, है ना। अगर पानी के अंदर अगर आप पत्थर को फेंकते हो तो वहाँ पे भी एक वेव जनरेट होता है, तो सब वेव को जनरेट होने में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब उन्होंने बोला कि लाइट एक तरीके का मैकेनिकल वेव है, तो उनके लिए तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है, एंड दैट मीडियम इज नोन एज ईथर। ईथर का एक मीडियम है, ये एक इमेजिनरी मीडियम है, ठीक है। ये पूरे स्पेस में हर एक डायरेक्शन में फैला हुआ है, और अब किसी भी मीडियम में अगर कोई भी वेव ट्रेवल कर रहा है तो उसके स्पीड का फार्मूला निकाला जा चुका था उस टाइम पे, दैट विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ई डिवाइड बाई द रो, वेयर ई इज द इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब जैसे जो लाइट की स्पीड होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, उसके लिए इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए और डेंसिटी उसकी कम होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा इमेजिनरी मीडियम है वो बहुत ही लेस डेंस है। लेस डेंस को हम कहते हैं वेरी डाइल्यूट, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट मीडियम है और हाईली इलास्टिक है। तो अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक होगा तो जो लाइट की स्पीड आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, और इवन लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास में होती है। मीडियम चेंज होने पे इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये दो चीज़ उन्होंने बताया, पूरा का पूरा सिनारियो चेंज कर दिया। जो न्यूटन्स कर्पस्कुलर में वो पार्टिकल्स थे उसको रिप्लेस कर दिया कंप्लीटली मैकेनिकल वेव से, और ये मैकेनिकल वेव एक पर्टिकुलर मीडियम में होगा, और उस मीडियम का नाम होता है ईथर, और ईथर का नेचर होता है वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम होता है, राइट। अब चलिए आगे बात बढ़ी। अब अपने इस थ्योरी से उन्होंने किस बात को एक्सप्लेन कर दिया। पहली बात को उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो लाइट होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है। ये बात तो कर्पस्कुलर थ्योरी ने भी किया था कि जो कर्पस्कल पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट में जाते हैं। अब रही बात वेव, वेव स्ट्रेट लाइन में कैसे जाएगी, वेव तो ऐसे ऐसे जाती है, राइट। तो अब ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी नहीं हुआ, बट वेव का जो वेवलेंथ होते हैं ना, बड़े छोटे छोटे होते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे वेव बनाती हैं। अगर ये छोटे छोटे वेव बनाएंगे तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। तो ये बात यहाँ पे प्रूफ हो गई कि ये वेव होते हुए भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखता है, बट एक्चुअली में वो वेव होता है। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आर। इसको हम हाइजन की थ्योरी के बेसिस पे आगे हम प्रूफ करेंगे। सेकेंड पॉइंट, रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया। रिफ्रैक्शन में एक लॉ होती है, दैट इज स्नेल्स लॉ, है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू एन। तो ये रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ होता है वो वेव थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अलावा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये जो फिनोमेना, जो मतलब ये मेन फिनोमेना है जो कर्पस्कुलर थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, और एबीसी वाले एक्सप्लेनेशन को वो बड़े आसानी से दे दिया था, राइट। बट वेव थ्योरी के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों चीज़ों ने वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि जो लाइट होती है वो वेव की जगह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है इसको हम अभी बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम वेव थ्योरी पे फोकस करते हैं क्योंकि चैप्टर वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो लाइट का जो वेव नेचर है उससे कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पोलराइजेशन के लिए आपको इसी चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक आएगा, उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आगे चल के एक चैप्टर आएगा, दैट इज अ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। वहाँ पे हम बात करेंगे कि लाइट एक तरीके के फोटो के फॉर्म में होती है,
फोटॉन्स के फॉर्म में होती है ना। ये दोनों चीज़ें वेव थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि जब हाइजेन ने ये दो तीन चीज़ें बताई, तो वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट, है ना। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट को समझाने के लिए मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मान लो कोई पूरा एक तालाब है, उस तालाब के अंदर आपने पत्थर को फेंका, तो यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और ये डिस्टर्बेंस ऐसे प्रोपेगेट करता है। मतलब मान लो उसका जो शेप है वो सर्कुलर शेप है, जैसे जैसे डिस्टर्बेंस आगे प्रोपेगेट करेगा, सर्कल का ही साइज क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। तो उस पूरे सर्कल को हम वेव फ्रंट कह रहे होते हैं। बट वेव फ्रंट का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? वेव फ्रंट का टेक्निकल डेफिनेशन ये होता है, लोकस ऑफ द ऑल पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इन द मीडियम। इन सब पार्टिकल को मिला करके एक जो लाइन बनती है, उस लाइन को हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये बात हमने क्या बोल दी है ना, इसको आप कैसे समझोगे? उसके लिए मैं आपको वेव इक्वेशन पे लेकर के चलता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और इस सारे पार्टिकल को, मतलब एक पूरे रोप को हमने क्या किया, इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दिया। ये जो लोकेशन होती है डेट इज x इक्वल टू 0। मान लो यहाँ से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस x पे एक पार्टिकल्स है, और यहाँ तक पहुँचते में उसको टाइम t लग गया। तो ये पार्टिकल क्या करेगा कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो उसकी जो इक्वेशन होती है डेट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पूरा का पूरा कंडीशन होता है ना, इसी को हम फेज कह रहे होते हैं, ठीक है। ये फेज आपने किस किस चैप्टर में पढ़ा है? एसी के अंदर पढ़ा हुआ है, एसएचएम के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा, ठीक है, उसके अंदर भी आप फेज के बारे में पढ़ोगे। तो फेज मतलब साइन के अंदर जितना कुछ भी एंगल होता है, दैट इज अ फेज। अब इसको समझाने के लिए मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया कि मान लो यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया, ठीक है। और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद इसके हर एक डायरेक्शन में, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, है ना, हर एक डायरेक्शन में पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, पार्टिकल प्रेजेंट है। और अगर अगर मान लो जो पार्टिकल प्रेजेंट है, तो जो सबकी लोकेशन है वो सेम होगी। अगर मैं फेज़ की बात करता हूँ, फेज़ को हमने फाइव से रिप्रेजेंट किया, और इन सब का नाम लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एन एच। तो ये जो फेज है उसके अंदर दो फैक्टर है, एक है ओमेगा टी और दूसरा है माइनस के एक्स। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये बीच में यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर से ऑब्वियसली सभी की लोकेशन यहाँ पे सेम सेम होगी, है ना। मतलब एक सर्कल पे हम सारे सारे पार्टिकल को पिक किए हैं, तो हर एक के लिए जो के एक्स वाला पोर्शन है वो एज इट इज सेम आएगा, है ना। जैसे मान लो ए पार्टिकल के लिए हो जाएगा के एक्स ए, ठीक है। बी पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, के एक्स बी। सी पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, के एक्स सी। और एक्स ए एक्स बी एक्स सी, है ना, सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वो सेम लोकेशन पे है। अब जब मान लो लाइट की बात करता हूँ, लाइट एक वेव के फॉर्म में होता है, तो जब वेव के फॉर्म में होएगा तो लाइट ट्रैवल करेगा। तो लाइट इधर भी ट्रैवल करता है, पॉइंट सोर्स है ना, जैसे घर में आपने एक बल्ब जला दिया, तो हर एक डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करेगा। तो लाइट की जो स्पीड होती है ना, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक डायरेक्शन में सी की स्पीड से जाएगा, डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, तो ऑब्वियसली जो टी ए की वैल्यू होगी वही वैल्यू टी बी की होगी, एंड वही वैल्यू टी सी की होगी। तो हर एक पार्टिकल सेम सेम टाइम पे वो पहुंचेगा। अब जब हर एक पार्टिकल सेम सेम पॉइंट पे पहुंचेगा, तो कोई भी पार्टिकल अगर ए पे आ जाए, है ना, मतलब लाइट यहाँ पे पहुंच जाए, बी पे पहुंच जाए, सी पे पहुंच जाए, डी पे पहुंच जाए, ई पे, एफ से जी पे, एस पे, सबकी फेज की वैल्यू सेम आएगी। सेम फेज आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा टी एंड के एक्स हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगा, राइट। तो इनको मिला करके एक यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। अब मान लो एक काम करते हैं कि मतलब थोड़ा सा दूर बात करते हैं, मतलब टाइम को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। टाइम को बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अब आपकी जो वेव फ्रंट है एक नई वेव फ्रंट बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये जो पूरा का पूरा वेव फ्रंट है वो आगे की ओर प्रोपोगेट होने लग जाएगा। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आपने पत्थर को फेंका हुआ है, जिसकी वजह से टू एंड फ्रो मोशन का डिस्टर्बेंस हो रहा है, और वो वेव आगे की ओर ट्रैवल कर रही है। थोड़ी दूर पे वहाँ पे एक नाव है, नाव अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। उस पेरी फेरी पे जितने भी नाव वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सब सेम टाइम पे नीचे आएंगे, सेम टाइम पे ऊपर आएंगे। तो अगर ऐसा लोकेशन आपको मिल जाता है जिसमें हर एक पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, सेम फेज मतलब सब पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन पे तो मीन पोजीशन, एक साथ ऊपर गए तो ऊपर, एक साथ नीचे आए तो नीचे, इस तरीके वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको एक वेव फ्रंट मिलता है। तो वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है, लोकस लोकस ऑफ द ऑल पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। देखो ये सेम फेज में हो सकते हैं, बट ये इनके साथ में डिफरेंट फेज में हो सकते हैं, राइट। मान लो यहाँ पे फेज की वैल्यू इनकी सेम टू सेम है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं
इनकी फेज डिफरेंट तरीके से सेम होगी, है ना। छोटे सर्कल से बराबर भी हो सकता है या फिर अलग हो सकता है, बट ये बात पक्की है कि बड़े सर्कल पे जितने पार्टिकल होंगे सब सेम फेज में होंगे, छोटे सर्कल पे जितने पार्टिकल होंगे वो भी अपने आप में एक सेम फेज में होंगे, राइट। अगर मान लो ये तो मैंने 2D में दिखाया, अगर इसको 3D की बात करता हूँ तो ये स्फेयर के फॉर्म में होएगा, है ना। जिस तरीके से इधर की ओर आएगा उस तरीके से इधर की ओर आएगा उस तरीके से आगे की ओर जाएगा, तो पूरा का पूरा स्फेयर का एक फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम और तरीके से भी मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। हाइजन ने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाया कि जैसे मान लो एक एक पूरा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स पे यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, और लाइट का सोर्स हमने वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बनाया जो कि कॉन्सेंट्रिक है, राइट। तो मान लो एक एक स्फेयर हमने ऐसे बनाया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेंट्रिक स्फेयर हमने ऐसे बनाया, राइट। तो ऐसे इसके कई वेव फ्रंट्स बनेंगे। मान लो तीसरा हमने ऐसे बना दिया, तीसरा हमने ऐसे बना दिया। तो इसने अभी एक बड़ी अच्छी बात बताई, इन्होंने बोला कि जो आपके पास ये वेव फ्रंट है ना, इस वेव फ्रंट का जो परपेंडिकुलर है वो आपके लाइट के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लाइट का मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है भाई। एक लाइन आपने ऐसे बनाया, फिर एक लाइन आप ऐसे बनाओगे, तो इस तरीके से आप हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे लाइट बना रहे होगे। मतलब एक लाइट इधर की ओर जाएगी, फिर इधर की ओर जाएगा, फिर इधर की ओर जाएगा। तो ये जो चारों डायरेक्शन में मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ, ये लाइट के ट्रेवल करने की डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि जो इनके साथ अगर आप टेंजेंट आप ऐसे बना दो, बताओ इनके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। तो वेव फ्रंट कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है कि अगर आप वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कर देते हो, राइट, वेव फ्रंट बनते ही उनकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी आगे चल के डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि वहाँ पे लाइट किस तरीके से मूव कर रहा है। तो इस तरीके से लाइट की मूवमेंट के बारे में पता चलता है, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इनका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अ वेव फ्रंट इज द इमेजिनरी सरफेस वेयर, ऑप्शन नंबर 1, फेज इज सेम फॉर द ऑल पॉइंट। चलिए पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है, फेज चेंज एट द कांस्टेंट रेट पॉइंट अलोंग द सरफेस, ठीक है। नहीं नहीं, अगर अगर मान लो ये पूरा का पूरा एक सरफेस है और इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब सेम फेज पे होंगे, उनके फेजेस चेंज नहीं होंगे, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता ही नहीं भाई। अगर आपसे पूछा जाए ए और बी के बीच का फेज डिफरेंस कितना होएगा तो आपका आंसर क्या होएगा, 0, ठीक है। इसके अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो इसमें बोला कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो बट कांस्टेंट फेज डिफरेंस होएगा ही नहीं। नेक्स्ट है फेज चेंज ओवर ऑल द सरफेस, पूरे सरफेस पे फेज चेंज नहीं होता। वेव फ्रंट एक ऐसा ऐसा वेव फ्रंट होता है जिसके ऊपर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स हैं सब सेम फेज में होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेव फ्रंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। नंबर 1, द पाथ ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल जिस रास्ते से जाता है, मतलब ईथर जो पार्टिकल है वो जिस रास्ते से जाता है उसको कहते हैं क्या, नहीं। द प्लेन ऑफ द इक्वल एनर्जी, एनर्जी की तो बात ही नहीं हुई थी। द लोकस ऑफ द पॉइंट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, करेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट सोर्स है और इसने आपने अलग अलग वेव फ्रंट्स बनाए, तो ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जितने पार्टिकल प्रेजेंट है, इधर जितने पार्टिकल प्रेजेंट है, हर एक पार्टिकल एक सेम फेज में होंगे, सेम टाइम पे ऊपर जाएंगे, सेम टाइम पे नीचे आएंगे, एंड सेम टाइम पे वो एक ही तरीके से वाइब्रेट करते हुए आपको दिखाई देंगे, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि कितने टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। तो पहला जो वेव फ्रंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो सोर्स होता है वो हमेशा पॉइंट सोर्स होता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने एक बल्ब जला दिया, ठीक है, तो अब चारों ओर क्या होगा, यहाँ पे एक वेव फ्रंट बन जाएगा। वेव फ्रंट आपने कैसे बनाया, वेव फ्रंट ऐसे बनाया, आपने देखा कि कौन कौन से पार्टिकल सेम फेज में घूम रहे हैं, उनको पकड़ के मिला दिया, तो ये स्फेयर के फॉर्म में बन जाएगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बन जाएंगे और जो धीरे धीरे आगे की ओर प्रोपोगेट करना शुरू कर देंगे। तो पता कैसे चलेगा लाइट कैसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो इसकी 90 डिग्री वाली लाइन है ना वो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना कि स्फेरिकल केस में लाइट रेडियली क्या होती है, ऐसे बाहर की ओर निकल रही होती है ना, वेव के फॉर्म में। तो मतलब जस्ट मैंने ऐसे वेव ही कर बना दिया, बट ये स्ट्रेट लाइन होंगी, है ना।
तो इस तरीके से लाइट यहाँ पे बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। सपोज लाइट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो जो एनर्जी होती है उससे दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आते हैं। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी इज नोन एज द पावर। एंड व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी मीन्स रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया। तो अगर देखा जाए जो इंटेंसिटी होती है वो एरिया के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता है? तो ऑब्वियसली इनवर्स प्रोपोर्शन होता है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय द एरिया। ठीक है। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की लोकेशन है वेव फ्रंट की, है ना। वेव फ्रंट पहले छोटा था फिर बाद में बड़ा हो गया। तो एक को मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया 1, इसको मान लिया मैंने 1 और इसको मैंने मान लिया 2। तो अगर पूछा जाए 1 एंड 2 पे कहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होएगा, तो अगर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो एरिया है वो 2 का ज़्यादा है, ए का कम है। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कह देंगे कि भाई जो I1 है ना वो ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में? I2 के कंपेयर में ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरी बात, आपने साउंड वेव में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। मीन्स जब पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है ना, तो अपने मेन पोजीशन से जितना एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और आई और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन होता है वो होता है आई इज प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एरिया को एरिया से लिखा गया है, एम्पलीट्यूड से मतलब एम्पलीट्यूड को ए से लिखा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया, तो आप बोलोगे आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर पूछा जाए रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, तो आप हमेशा याद रखना आई इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से आप देखो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन जाएगी यहाँ पे, समझना। देखो जो एरिया होता है वो होता है 4πr स्क्वायर एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जब इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना। तो इनकी जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो स्मॉल r के प्रोपोर्शन में होते हैं। इसमें आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस बन सकते हैं और जब क्वेश्चंस बनेंगे तो इनके ऊपर चर्चा किया जाएगा। ठीक है। चलें, नेक्स्ट आता है कि प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है भाई? देखिए, प्लेन वेव फ्रंट तब होता है जब कोई भी सोर्स इन्फिनाइट पे हो। कोई भी सोर्स इन्फिनाइट पे हो तो इसका मतलब क्या होता है? आप ऐसे देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, तो थोड़ी दूरी पे जाओगे तो एक स्फीयर ऐसा होगा, और जाओगे तो एक बड़ा स्फीयर बनेगा, और जाओगे तो और बड़ा स्फीयर बनेगा। सोचो यहाँ से तुम मून तक चले गए तो बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा। वो स्फीयर वहाँ से बैठ के जो आदमी दिखेगा उसको वेव फ्रंट स्फेरिकल नहीं, उसको एक प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देगा। जैसे अगर आप अपने अर्थ को देखते हो, अर्थ बेसिकली स्फेरिकल फॉर्म में है, बट जहाँ पे आप खड़े हो वो ऑलमोस्ट फ्लैट दिखता है क्योंकि उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है। अगर वही बॉल को आप देखो तो बॉल का साइज़ कम है तो आपको स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई देता है। तो अगर मैं बात करूँ कि कोई वेव फ्रंट मतलब प्लेन कब हो जाएगा, जब उसका पॉइंट सोर्स बड़ा इन्फिनाइट पे रखा हो, तो बनता तो स्फेयर ही है बट आपको प्लेन दिखाई दे रहा होता है। ठीक है। तो अगर मान लो मैंने बहुत सारे प्लेन वेव फ्रंट बनाए, मतलब ऐसा वेव फ्रंट ऐसा प्लेन बन गया, ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट बन गया, तो अब इस वेव फ्रंट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, है ना। इसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, इसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, एंड इसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। समझ में आ रही बात? तो 1 2 3 3 वेव फ्रंट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, राइट। इस केस में हर एक वेव फ्रंट का जो एरिया है ना, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम एरिया इसका कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि सभी पे सेम टाइम पे, है ना, सेम एनर्जी इंसिडेंट करेगा। तो सेम टाइम पे सेम एनर्जी इंसिडेंट करेगा तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, अब एरिया सबका सेम है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया भी क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, राइट। तो इस केस में याद रखना कि जो इनका एरिया है वो कांस्टेंट होता है। प्रीवियस केस में जो एरिया था वो था 4πr स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे थे तो 4πr स्क्वायर की वैल्यू छोटी और बड़ी और बड़ी और बड़ी हो रही थी। बट इस केस में एक ही सेगमेंट का बहुत सारा एक प्लेन वेव फ्रंट बनता है तो इनका एरिया कांस्टेंट हो गया। एरिया कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियसली इनकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। और अगर इसका इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गया तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी तक जो भी इक्वेशन आपने पढ़े हुए थे उस केस में y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो उसमें आपने याद रखा होगा कि भाई ये जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होता था हमेशा। कैसा होता था? कांस्टेंट होता था। और इस टाइप की वेव का नाम हमने रखा था प्लेन, इसका नाम हमने रखा था प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इसका नाम था प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। इट मीन्स जो प्रोग्रेसिव वेव मतलब ये होता है कि जो भी सोर्स से अगर कोई वेव जनरेट हुआ वो इन्फिनिट तक जा रहा है, और वो अगर इन्फिनिट तक जाएगा
तो उसके जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो एक पैरेलल वेव फ्रंट बनेंगे और प्लेन के फॉर्म में वेव फ्रंट बनेंगे, और उस प्लेन की वेव फ्रंट के लिए उनका जो एम्पलीट्यूड होएगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसका इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और एरिया भी कांस्टेंट होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप हर एक को यहाँ पे मैच भी कर सकते हो। कैसे मैच करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे इस वाले लाइन को इसके साथ मैच किया, इसके साथ मैच किया, राइट, इसको आपने इसके साथ मैच किया, फिर आपने इसके साथ मैच किया, तो एक एक तरीके का पैरेलल लाइन बनेगा, है ना। तो जब कभी भी आप पैरेलल लाइन बनाइए तो समझ जाना कि उसका जो वेव फ्रंट होएगा ना वो कैसा होगा, प्लेन की फॉर्म में होगा। जैसे मान लो आपने इस तरीके से पैरेलल लाइंस बनाई हुई है, तो अब इनमें क्या है कि ये सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे, तो इनका एक वेव फ्रंट ऐसा आएगा, इधर एक वेव फ्रंट ऐसा आएगा, इधर एक वेव फ्रंट ऐसा आएगा, और ये सारे लाइनें अपने वेव फ्रंट के साथ में, देखो अगर ये वेव फ्रंट है इनके साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये अपने वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। ये देखिए अपने वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बन जाती है। क्या बन जाती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। हाइजन ने अपनी थ्योरी ने बोला कि अगर आप वेव फ्रंट बना देते हो तो वेव फ्रंट का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो लाइट के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो प्लेन वेव में हमेशा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, एंड अगर हम स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। और पॉइंट सोर्स ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे लास्ट जो वेव फ्रंट है दैट इज नोन एज द सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है कि जो सोर्स होता है ना वो एक लाइन के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे मैंने ट्यूबलाइट मैंने ऑन कर दिया, अब ट्यूबलाइट में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट, इधर की ओर ऐसे मूव करेंगे। मान लो मतलब जितनी भी इसमें तो बड़े इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, तो मैंने टॉप एंड बॉटम का बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब इधर भी एक तरीके का पूरा लाइन बनेगा, इधर भी एक तरीके का लाइन बनेगा, ऐसे बहुत सारे लाइन बन जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे लाइन बन जाएंगे क्योंकि हर एक सोर्स से लाइट इस तरीके से चारों डायरेक्शन में निकलने लग जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर मैं इसको ठीक तरीके से बनाऊँ तो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, जैसे आपने एक सिलेंडर बनाया, तो इसी के जस्ट नीचे मैंने एक और मैं ऐसे सर्कल बना दे रहा हूँ, और इनके बीच में यहाँ से और यहाँ तक इनके बीच में ऐसा एक लीनियर सोर्स रख दिया, पॉइंट सोर्स नहीं लीनियर सोर्स रख दिया। अब इस लीनियर सोर्स से क्या है, हर एक डायरेक्शन में लाइट इस तरीके से मूव कर रहा है, और जब लाइट ये निकलेगा यहाँ से एग्जिट करेगा तो ये अपने वेव फ्रंट के साथ ऑब्वियसली कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के वेव फ्रंट को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अब इस केस में जो इंटेंसिटी है ना, जैसे आपको पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय द एरिया। अब अगर अगर इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया, इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉलर, और इसकी लेंथ हमेशा फिक्स रहेगी, है ना, लेंथ हमेशा फिक्स रहेगी। और जिस एरिया से वो बाहर निकल रहा है उस पूरे सिलेंडर का जो एरिया होगा वो बेसिकली होता है, दिस विल ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई द 2πr_l। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं I इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। बट अगर हम स्फेयर के केस में बात करें तो स्फेयर के केस में ऐसा नहीं था। स्फेयर के केस में था कि जो इंटेंसिटी है वो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब एरिया यहाँ पे कितना है, 4πr²। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये मेजर डिफरेंस है भाई, याद रखना। इन केस ऑफ द पॉइंट सोर्स आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², बट इन केस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो सिर्फ 1/r के प्रोपोर्शन में होती है। एंड इंटेंसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द a²। देन ए एंड आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो नाउ ए इज प्रोपोर्शनल टू, वहाँ पे 1/r आया था तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√r, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि द पॉइंट सोर्स एमिट द स्फेरिकल वेव फ्रंट, if the amplitude of the wave at distance 1 meter is a, then what will be the amplitude at distance of the 4 meter, ठीक है। तो देखिए अगर स्फेयर के बनाए हैं तो इसके अलग अलग यहाँ पे वेव फ्रंट बनेंगे। तो यहाँ पे मान लो जो R1 है, R1 की वैल्यू दिया है 1 मीटर, ठीक है। तो जो दूसरा वेव फ्रंट है R2, उसकी वैल्यू कितना दिया है भाई, मान लो 4 मीटर है ना। 1 मीटर एंड 4 मीटर इस तरीके से यहाँ से आ गया। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय द एरिया, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जो एरिया है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 4πr², एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू द a²। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो a इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि जब आप 1 मीटर पे थे, 1 मीटर से आप 4 मीटर पे चले गए तो जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स बढ़ गया, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट सोर्स हैविंग द टोटल पावर मीन्स जो पूरा का पूरा पावर है दैट इज 10 वॉट। 10 वॉट मीन्स हो गया 10 जूल पर सेकेंड यहाँ पे एनर्जी इमिट की हो रही है ना। जैसे मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है, तो लाइट के जो बाहर निकलने का जो रेट है ना दैट इज 10 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज अ 2 मीटर, मतलब यहाँ पे ये देखो 2 मीटर है, ऐसे जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तभी सिर्फ 2 मीटर की बात हो रही है। तो 2 मीटर पे कितनी इंटेंसिटी होगी, तो इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या फिर इसको हम पावर पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। तो पावर तो दिया गया है, कितना दिया हुआ है भाई 10, और एरिया स्फेयर का एरिया, ये पूरा का पूरा जो स्फेयर है स्फेरिकल एरिया किसके बराबर होगा भाई 4 पाई r स्क्वायर है ना। तो 4 × पाई एंड रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, नाउ इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू द 10/16 पाई यूनिट हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वेव फ्रंट के ऊपर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से रिलेटेड है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज इमिटेड लीनियर सोर्स, जो लीनियर सोर्स है ना जैसे ट्यूबलाइट है उसकी लेंथ यहाँ पे दे रखी है डेट इज 2 मीटर। कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ से 1 मीटर पे, तो 1 मीटर पे एक ऐसा ऐसा यहाँ पे एक सिलेंडर बनेगा राइट। 1 मीटर पे सॉरी बन नहीं पा रहे, आप अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, कि यहाँ पे इस तरीके से ऐसा एक सिलेंडर होगा 1 मीटर पे, तो वहाँ पे इंटेंसिटी आई है, मीन्स इफ r1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर देन I1 इज इक्वल्स टू I। ठीक है, इफ r2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द I2। तो आपको भी पता है कि जो इंटेंसिटी होती है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय द एरिया। ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है इसका एरिया होता है 2 पाई r l। तो I इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ पे भी आ गया। तो आप इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को डबल कर दिया है ना, तो जो r है उसको मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 टाइम्स कम हो जाएगी। तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू द I/2 राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हाइजेन ने अपनी एक थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी बड़े ध्यान से आपको समझना है कि ये क्या थ्योरी है और किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, तो एक एक टर्म को आपको ध्यान से सुनना है। पहला टर्म ये है, इन्होंने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट। देखो, जो फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ से एनर्जी इस बाहर की ओर निकल रही होती है, तो एनर्जी यहाँ से निकल रही है तो इसको हम टेक्निकली सोर्स कहते हैं। ठीक है, सोर्स एनर्जी हर एक डायरेक्शन में निकलेगा, तो एक बड़ा सा वेव फ्रंट बनाएगा कुछ यूं, सॉरी बड़े बड़े वेव फ्रंट्स बनाएंगे ऐसे 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 ऐसे। तो उनमें से एक वेव फ्रंट ये वाला है, तो हमने इसको इस तरीके से मार्क कर दिया। ठीक है, और इस वेव फ्रंट पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे कि नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये अब सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं। ये सब सेम फेज में होंगे, एक टाइप पे सेम फेज में मूव करेंगे। अब इसी को बोला गया कि ये सारे पार्टिकल इट्स बिकम अ सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी सोर्स होता है ना, अब इसको हम क्या बोलते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम द सोर्स एंड सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो अब इनका नाम होता है, सोर्स नहीं होता है, इसका नाम होता है सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। जैसे पहला सोर्स जब ऐसे बनाएगा स्फेयर तो इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, बट जो सेकेंडरी सोर्स है ये जब वेव फ्रंट बनाएगा ना तो इसका नाम होता है वेवलेट्स, इसका नाम होता है वेवलेट्स नाम होते हैं। जैसे ये मतलब ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 ये अपने अपने ऐसे छोटे छोटे है ना वेव फ्रंट्स बनाना स्टार्ट किए, तो इसका नाम होता है वेवलेट्स। देखिए इसका नाम होता है सेकेंडरी वेवलेट्स राइट। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये अब प्राइमरी सोर्स नहीं रहे, सेकेंडरी सोर्स रहे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अब इन्होंने कहना है कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिकम द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, इट इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन विच ट्रेवल विद द सेम स्पीड। जैसे अगर यहाँ पे मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो ये एक तरीके से डिस्टर्बेंस आगे की ओर बढ़ाएगा कि नहीं, राइट। उसी तरीके से ये पार्टिकल्स भी एक अपना खुद का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और उनकी भी स्पीड उसी तरीके से होती है जिस तरीके से इसकी भी स्पीड होगी। तो हर एक पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में अपने अपने वेवलेट्स को आगे की ओर ट्रैवल कराने की कोशिश करेगा इस तरीके से, और धीरे धीरे ये बढ़ने लग जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हाइजेनबर्ग की वेव थ्योरी में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। इसका सेकंड स्टेटमेंट सुनिए एंड देन अपना आप है ना चीज़ों को कंक्लूड करिए। यहाँ पे कहता है कि द टेंजेंट ऑन
द प्लेन ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स रिप्रेजेंट द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई वेव फ्रंट एक ऐसे बनाया, दूसरा ऐसे ही क्यों बना, तो उसका रीजन क्या, उन्होंने एक थ्योरी दिया। उन्होंने बोला कि जो आप सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए हो ना, इस तरीके से सेकेंडरी जो वेवलेट्स आप बनाए हो, तो इसका जो कॉमन टेंजेंट है ना, वो नए वाले वेव फ्रंट को बनाएगा। जैसे समझो भाई, जैसे मान लो मैंने एक न्यू स्लाइड लेके समझाता हूँ। से आपने एक सोर्स बना दिया ऐसा, और उस पे बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, है ना, ऐसे पॉइंट्स आपने बना दिए, और इस पॉइंट पे छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए। इसके सर्कल बन गए, इसके सर्कल, ठीक है, ये सारे सर्कल बन गए। तो आपको क्या करना है, इनके जो आउटर वाले पॉइंट्स हैं ना, इसको ऐसे मिला के ऐसे खींच देना है। तो आप देखो कॉमन टेंजेंट एक नए वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ेगा, अब इसके ऊपर भी एक नया सोर्स बन जाएगा। देखो नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे इस वाले वेव फ्रंट पे। अब पीछे वाला वेव फ्रंट तो गया, अब इन पे अपने अलग से सर्कल्स बनेंगे जिसको वेवलेट्स कहते हैं। अब इस वेवलेट्स पे अगेन आपने एक कॉमन टेंजेंट बना दिया, तो एक नया वेव फ्रंट बन गया। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कोई कोई लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो उसका वेव फ्रंट मैंने बना दिया ऐसा, ठीक है। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर अगर इसको फ्रंट से हम देखेंगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, यूँ स्ट्रेट लाइन दिखेगा, इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सबका अपना सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे सर्कल के फॉर्म में बनेगा। इस पर कॉमन टेंजेंट बना दिया तो नई स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इसके ऊपर अगेन बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अपने सर्कल्स बनाएंगे, नया बन गया। तो इस तरीके से ढेर सारी ऐसे स्ट्रेट लाइन वेव फ्रंट बनती जाती है, और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो लाइट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि लाइट इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो अब इनके सारे स्टेटमेंट को वापस से सुनना। इनका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम द सेकेंडरी सोर्स एंड दैट इज नोन एज द वेवलेट्स, ठीक है, एंड इट इमिट्स इन ऑल डायरेक्शन। ये इधर की ओर भी जाएगा, इधर की ओर भी जाएगा, हर एक डायरेक्शन में ये इमिट करता है। फिर इन्होंने बताया कि इनके ऊपर जो ऐसा कॉमन टेंजेंट होता है ना, तो ये कॉमन टेंजेंट इनके नए वेव फ्रंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये वाला जो एग्जांपल है मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए बना रखा है, जैसे इनका वेव फ्रंट तो ऐसा है ना, प्लेन की फॉर्म में होता है, तो बट मैंने सिंपल एक लाइन यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो जब इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 ऐसे पार्टिकल्स हैं, तो सबका ये सेकेंडरी वेवलेट्स, ऐसा नहीं है कि इसका वेव फ्रंट अगर स्ट्रेट लाइन है, मैंने प्लेन के बारे में डिस्कशन किया है, तो इनके पास जो सेकेंडरी सोर्स है वो भी प्लेन की फॉर्म में वेव फ्रंट बनाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो पॉइंट है ना, वो तो पॉइंट हो गया, पॉइंट सोर्स तो हमेशा स्फीयर के फॉर्म में बनाएंगे। मान लो कोई वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है ना, प्लेन वेव फ्रंट है, बट इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब पॉइंट सोर्स ही है ना, पॉइंट सोर्स हैं, तो इनका इंडिविजुअल जो वेव फ्रंट होगा वो सर्कल के फॉर्म में होगा। फिर इसमें कॉमन टेंजेंट बनाएंगे तो एक नया बनेगा, फिर कॉमन टेंजेंट बनाएंगे तो नया बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट्स बन जाते हैं, एंड उस वेव फ्रंट की जो परपेंडिकुलर लाइन हम बना देंगे वो लाइट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हाइजन ने इस तरीके की थ्योरी दिया, इस तरीके से बोला है कि लाइट ट्रैवल करेगा एंड प्रोपोगेट करेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी होगी हाइजन की थ्योरी। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय द हाइजन बट नॉट एक्सप्लेन बाय द कर्पस्कुलर थ्योरी। तो देखो रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया था, रिफ्रैक्शन कर दिया था, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कर दिया था, बट इंटरफेरेंस नहीं कर पाया था। इंटरफेरेंस कर्पस्कुलर ने नहीं किया था, हाइजन ने कर दिया था, राइट। नेक्स्ट, द हाइजन थ्योरी, न्यू वेव फ्रंट इज ऑब्टेन बाई, न्यू वेव फ्रंट आप कैसे बनाते हैं, बाई कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, गलत, ज्वाइनिंग द टेंजेंट ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, करेक्ट, ज्वाइनिंग द क्रेस्ट ऑफ द वेव, ये भी गलत, कनेक्टिंग द थ्रोट ऑफ द वेव, ये भी गलत, ठीक है। तो जो उनके कॉमन टेंजेंट है उनको मिला करके हम बनाएंगे एक नई वेव फ्रंट, इस तरीके से वेव फ्रंट प्रोपिगेट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइजन वेव थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, किस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इन्होंने इंटरफेरेंस कर दिया था, डिफ्रैक्शन कर दिया था, पोलराइजेशन नहीं कर पाए थे, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द वेव फ्रंट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन वेव बाय द थिन प्रिज्म। अच्छा, तो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वेव फ्रंट आपको बनाने आपको आ जाएगा किस तरीके से वेव फ्रंट बनते हैं। पहला मैं प्रिज्म की बात करता हूँ, तो जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, तो इस प्रिज्म के अंदर लाइट कैसे आ रही होगी, देखो लाइट मान लो इस तरीके से आई, ऐसे आई स्ट्रेट लाइन, फिर लाइन ऐसे ट्रेवल करती है, फिर लाइन ऐसे चली जाती है। तो इस तरीके से लाइट आई, ट्रैवल किया,
तो एंट्री एंड एग्जिट का मैं बता रहा हूँ। अब देखिए जो वेव फ्रंट होता है वो लाइट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मीन्स तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा इनका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, और यहाँ पे इनका परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और ये इन्फिनिट से आ रही है, इन्फिनिट से आ रही है, तो लाइट के परपेंडिकुलर ही हमने इनकी वेव फ्रंट को बनाया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हो गया प्रिज्म। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसे मान लो ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है, स्ट्रेट लाइन में आकर के यहाँ पे ऐसे डाइवर्ट हो जाती है। जब ये डाइवर्ट हो जाएगी तो अब देखो, जब लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है, इसका मतलब लाइट इन्फिनिट से आ रही है, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा, ऐसे करके प्लेन वेव फ्रंट आ रहा होगा। लेकिन जब ये एग्जिट कर रहा है तो अब इसके परपेंडिकुलर जब लाइन आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनाओगे, यूं, है ना? तो ये देखो हर एक लाइन को मिलाते हुए ऐसा, तो इस तरीके का वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, अब यही कह रहा है रिफ्लेक्शन विद द प्लेन वे बाई कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर का शेप कैसा होता है? अब देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर में आप ऐसे बनाते हो, ये मिरर है, लाइट ऐसे स्ट्रेट आई पहले, स्ट्रेट आकर के यहाँ पे ऐसे मैच कर गया। ठीक है, तो जब ये स्ट्रेट आ रही है इसका मतलब ऐसा इन्फिनिट से आ रही है, तो इसमें ऐसा प्लेन आपके पास वेव फ्रंट बनेगा। लेकिन जब मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो हर एक लाइन को से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनको मिला के 90 डिग्री का सरफेस ऐसे ही तो बनेगा ना, 90 डिग्री का सरफेस ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वेव फ्रंट होएगा। तो वेव फ्रंट के बेसिस पे हम लाइट का डायरेक्शन बनाते हैं, राइट? तो एग्जाम में आपको पूछता है कि किस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा, तो इस तरीके से आपको प्लॉट करके दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट फॉल ऑन द कॉन्वेक्स लेंस देन इमर्जेंट वेव फ्रंट इज। ठीक है, अगेन कॉन्वेक्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मान लो ऐसा कॉन्वेक्स है और उस कॉन्वेक्स पे हमने प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट कराए। प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराना मतलब क्या है कि जो लाइट आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। लाइट कैसी आनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाएगी तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी। कॉन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, कन्वर्जिंग लेंस होता है। जब कन्वर्ज कर दिया तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, इस पॉइंट्स को मिला करके जो आपके पास वेव फ्रंट बनेगा कुछ इस तरीके का वेव फ्रंट बनेगा। तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन बनेगा? नो। सिलेंड्रिकल बनेगा? नो। स्फेरिकल बनेगा? यस। बट स्फेरिकल कैसा? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, है ना? तो अब देखो लाइट कैसी हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो आपका आंसर होगा कन्वर्जिंग स्फेयर। ठीक है, जो लाइट यहाँ पे बनेगी दैट इज नोन एज अ कन्वर्जिंग स्फेयर, इस तरीके की लाइट यहाँ पे बन जाएगी, राइट?